नमस्कार, मैं हूं ब्रिज द्विवेदी। कमोडिटीज के इस खास शो मंडी मास्टर में आप सभी का स्वागत है। कमोडिटी मार्केट खुल चुका है। आज के बाजार में कमोडिटीज में कहां दांव लगाया जा सकता है, किस कमोडिटी में खरीदारी की जा सकती है और किस में बिकवाली, इन सभी मुद्दों पर शो के दौरान बात करेंगे और अपने एक्सपर्ट से इस पर राय लेंगे। आज हमारे एक्सपर्ट हैं ट्रेडबुल सिक्योरिटीज के सीनियर कमोडिटी रिसर्च एनालिस्ट भाविक पटेल जी। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द बोनस में। गुड मॉर्निंग ब्रिज जी, शुक्रिया मुझे शो पे आने के लिए। जी सर, एक्सपर्ट से कमोडिटीज पर राय लेना शुरू करें उससे पहले आपको बताते हैं कि मुख्य तौर पर किन कमोडिटीज पर बात होगी। सबसे पहले गोल्ड पर बात करेंगे। आज गोल्ड की कीमतों में गिरावट दिख रही है। एक्सपर्ट से जानेंगे आगे क्या हो सकता है। इंट्राडे में गोल्ड में खरीदारी करनी चाहिए या बिकवाली। गोल्ड के बाद कच्चे तेल पर बात होगी। कच्चे तेल की कीमतों में सुस्ती दिख रही है, यहाँ से कहाँ जाएगा मार्केट, ये भी एक्सपर्ट से समझेंगे। और आखिरी में बेस मेटल्स पर बात होगी और जानेंगे कि इंट्राडे में इसको लेकर क्या ट्रेड नीति अपनाई जा सकती है। अब लौटते हैं बाजार की तरफ और शुरुआत करते हैं बुलियन मार्केट से। सर, आज हमने देखा कि सोने में कमजोरी नजर आ रही है, गिरावट दिख रही है। सर, यहाँ से क्या लग रहा है, सोना गिरेगा या ऊपर वापस से जाता हुआ दिखेगा? क्योंकि एमसीएक्स पर गोल्ड 92,870 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। कॉमेक्स पर $3214 प्रति ओंस ट्रेड कर रहा है गोल्ड। इस वक्त करीब करीब आधे फीसद की गिरावट नजर आ रही है। सर, यहां से क्या देख रहे हैं आप? देखिए, जब तक अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3180 के नीचे नहीं जाता तब तक मुझे नहीं लग रहा कि भारी बिकवाली आ सकती है। हालांकि ये भी अगर देखें तो यूएस के जो डेटा है वो काफ़ी लाइट है। जो मोस्ट ऑफ मेजर डेटा आने वाले थे वो लास्ट वीक आ चुके थे। और कल हमने देखा था कि तेजी आई थी क्योंकि जो एक रेटिंग एजेंसी है उन्होंने यूएस की जो रेटिंग है वो एक नॉच कम की है। आई थिंक वो लास्ट रेटिंग एजेंसी है कि जहाँ पे उन्होंने नॉच की थी। उससे पहले एस&पी ने ऑलरेडी रेटिंग नॉच की थी, तो उसकी वजह से थोड़ी सेफ हेवन बाइंग आ गई थी। बट आज के दिन अगर देखें तो कोई आई थिंक पॉजिटिव या नेगेटिव न्यूज़ नहीं है, तो मुझे लग रहा है कि मार्केट थोड़ा साइडवेज ही रहेगा क्योंकि फिलहाल कोई अभी मेजर ब्रेकिंग न्यूज होने के लिए आ नहीं रहा है। इंटरनेशनल मार्केट के बाद अगर एमसीएक्स में देखें तो भी मुझे लग रहा है कि 92,000 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। अगर वो ब्रेक करता है तो ही शायद हमें वीकनेस देखने को मिल सकता है। लेकिन जब तक 92 के नीचे नहीं जाता तब तक एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा सोना दबाव में नहीं रहेगा और साइडवेज टू पॉजिटिव रहेगा। तो और ये वीक मुझे लग रहा है कि सोने एक दायरे में ही रहेगा। कोई मेजर अपसाइड या डाउनसाइड अभी फिलहाल नहीं लग रहा है। 92,000 का एक सपोर्ट लेवल है। अगर ये ब्रेकडाउन होता है तो ही इसमें गिरावट देखने को मिल सकती है सोने में, ऐसा सर का कहना है। सर, वैसे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो सोने की कीमतों पर इस वक्त इम्पैक्ट डाल रहे हैं, जो डेवलपमेंट्स आ रहे हैं क्या? देखिए, रशिया यूक्रेन का जो है वो अभी एक डेवलपमेंट है कि जो अभी पता नहीं चल रहा है कि क्या होने वाला है। हालांकि ट्रम्प ने बात की है पुतिन से 2 घंटे में, और ट्रम्प ने ये भी बताया कि अभी यूएस जो है वो मीडिएट नहीं करेगा। और जो ये पीस टॉक हो गए वो रशिया और यूक्रेन के बीच में ही हो गए। तो कहीं भी कहीं ना कहीं अगर ये पीस टॉक थोड़ा फ्रूटफुल होता है तो मुझे लग रहा है सोने के लिए नेगेटिव रहेगा। अगर जियोपॉलिटिकल कंसर्न इसराइल और गाजा में जो है वो थोड़ी बढ़ती है तो मुझे लग रहा है वापस सोने में थोड़ी तेजी आ सकती है। तो आई थिंक अभी फिलहाल कोई टैरिफ की वहां से भी कोई न्यूज़ एक्सपेक्टेड नहीं है। तो मुझे लग रहा है कि अभी मेन फैक्टर रशिया और यूक्रेन का ही है। अगर वहां से थोड़ी भी पॉजिटिव मूवमेंट दिखेगी तो सोने में थोड़ी और बिकवाली देख सकते हैं। सर, अमेरिकी क्रेडिट रेटिंग में भी गिरावट आई है, जो मूडीज की रिपोर्ट है क्या, और इससे ये उम्मीद बढ़ी है कि आने वाले समय पर ब्याज दरों में भी कटौती देखने को मिल सकती है। इसे कैसे देख रहे हैं सर? देखिए, मूडीज आई थिंक जैसे मैंने बताया कि लास्ट रेटिंग एजेंसी है जहाँ पे उन्होंने यूएस की इकोनॉमी को डाउन ग्रेड की है, एक रेटिंग कम की है। उससे पहले ऑलरेडी दो जो मेजर क्रेडिट रेटिंग है उन्होंने ऑलरेडी की थी। तो मार्केट कहीं ना कहीं तो ये एक्सपेक्ट कर ही रहा था कि मूडीज भी डाउनग्रेड करेगी, और इसकी वजह से ही हमने जो रिएक्शन डॉलर इंडेक्स और यूएस की ट्रेजरी में देखा वो इतना ज्यादा नहीं था, म्यूटेड था। मार्केट को ऑलरेडी इफेक्टेड हो चुका था। बट फेड है वो अभी भी थोड़ा इंडिपेंडेंट है। उसको अभी भी अगर देखें तो चिंता है कि आगे जाके ये टैरिफ की वजह से महंगाई है वो शायद बढ़ सकती है। और अभी फिलहाल जो यूएस के इकोनॉमिक डेटा आए
हैं वो भी थोड़े स्ट्रांग है, तो उसकी वजह से भी फेड पे इतना दबाव नहीं है कि वो रेट कट करेंगे। तो मुझे लग रहा है कि ये साल जो एक्सपेक्टेड है शायद सितंबर में और दिसंबर में दो में रेट कट होगा, तो मार्केट अभी यही फैक्टर इन कर रहा है। आगे जाके अगर महंगाई के नंबर थोड़े और वीक आते हैं, या तो फिर यूएस की इकोनॉमी जैसे जॉब्स है डेटा है वो थोड़े वीक आते हैं, तो फेड पे थोड़ा दबाव रहेगा रेट कट करने के लिए। तो आई थिंक नेक्स्ट मंथ का जो डेटा है वो इम्पोर्टेंट है। अगर महंगाई थोड़ी भी बढ़ती है या फिर यूएस के जो जॉब्स डेटा है वो वीक होते हैं, तो फेड पे थोड़ा प्रेशर आएगा रेट कट करने के लिए। कुल मिलाकर बात यह है कि अमेरिका के जो आर्थिक आंकड़े हैं वो काफ़ी ज़्यादा सोने की कीमतों पर इम्पैक्ट डालते हुए आगे भी नज़र आएंगे, इसमें देखना होगा। सर ये जो हम लोग गोल्डमैन सैक्स की देख रहे थे कि इस साल के अंत तक $3700 तक जाने का अनुमान था और अगले साल 2026 के मध्य तक $4000 जाने का अनुमान था गोल्ड को लेकर, इसे कैसे देख रहे हैं सर? क्या पॉसिबिलिटी है अब भी? यस, देखिए लॉन्ग टर्म तो गोल्ड बहुत बुलिश है। शॉर्ट टर्म में ही ये जो हमने रैली देखी थी, तो उसको थोड़ा कंसोलिडेशन के लिए एक मौका जरूर देना चाहिए कि जहाँ पे थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकता है। बट ये प्रॉफिट बुकिंग भी अभी अगर हम देखें तो इतना नहीं आया। इनफैक्ट ऐसे 5% भी अभी भी गोल्ड करेक्ट नहीं हुआ, तो कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके भी थोड़ा गोल्ड करेक्ट हो सकता है। बट जो फंडामेंटल्स लॉन्ग टर्म फैक्टर्स है वो काफी पॉजिटिव है। जैसे डी डॉलराइजेशन जो है वो अभी भी एक्सपेक्टेड है कि कंटिन्यू रहेगा। गोल्ड की जो सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो भी हम देख रहे हैं कि डिस्पाइट के गोल्ड के प्राइसेस रिकॉर्ड हाई के करीब है, फिर भी सेंट्रल बैंक जैसे चाइना है, इंडिया है, तुर्की है, पोलैंड है, वो सारे अभी भी कंटिन्यू कर रही है बाइंग में। ईटीएफ की भी बात करें तो ईटीएफ में भी स्ट्रांग फ्लो है। तो ये सारे जो फैक्टर्स है वो आगे जाके गोल्ड को जरूर से सपोर्ट करेंगे। और अगर ट्रम्प की पॉलिसी हमने देखे तो ये 90 डेज का हॉल्ट है अभी भी। देखे तो आई थिंक यूएस और यूके का ही ट्रेड डील हुआ है, हमारा भी ट्रेड डील नहीं हुआ। तो आगे जाके भी नेवर नो, अगर कोई और वहाँ से वो लोग कुछ और डेटा या कुछ और ट्रेड की टैरिफ लगाते हैं, तो मुझे लग रहा है वापस से सोने में सेफ हेवन बाइंग आ सकती है। तो लॉन्ग टर्म का टारगेट अभी भी इंटैक्ट है। शॉर्ट टर्म में कोई पॉजिटिव अभी फिलहाल गोल्ड के लिए है नहीं, तो इसकी वजह से लग रहा है कि थोड़े प्राइसेस जो है वो कंसोलिडेट हो सकते हैं, थोड़ा दबाव में आ सकते हैं। लॉन्ग टर्म में सोने में अभी भी निवेश की संभावना है, मतलब तेजी दिखेगी आने वाले समय पर, ऐसा कहना है सर का। जो भी दर्शक ये शो देख रहे हैं, अगर उनके कोई भी सवाल हो ट्रेडिंग्स को लेकर तो आप सवाल पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स पर, उस पर सर से हम राय लेंगे। हमने देखा सर $3500 टच होने के बाद अब काफ़ी ज़्यादा गिरावट आ गई है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें $3213 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। हाई से करीब करीब 7% की गिरावट है। पिछले हफ्ते हमने देखा कि करीब करीब 3% की गिरावट भी वापस से देखने को मिली थी। सर ज्वेलरी डिमांड बढ़ गई है, शादी का भी सीजन आ रहा है जून जुलाई में, सर इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए थोड़ा इस बार तो डिमांड जो है वो थोड़ी सॉफ्ट ही रहेगी, क्योंकि प्राइसेस हमने पहले भी देखा है कि जब जब भी प्राइसेस हाई होते हैं यूजुअली जिन लोगों को ज्वेलरी की अगर कोई भी ऑप्शन नहीं और लेना है तो ही वो लोग लेते हैं, और उसमें भी थोड़ा कट तो करते ही है। इस बार भी एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट फर्स्ट क्वार्टर के जो डेटा आने वाले हैं, हमने इंपोर्ट अगर किए वो थोड़े सॉफ्ट आएंगे। और प्राइसेस अगर यहीं 90,000 के करीब रहेगी तो एक्सपेक्टेड है कि आगे जाके भी ज्वेलरी की डिमांड है वो थोड़ी सॉफ्ट ही रहने वाली। जैसे मैंने बताया कि आई थिंक जो लॉन्ग टर्म है वो पॉजिटिव है, क्योंकि ज्वेलरी के अलावा जो वो सेंट्रल बैंक की बाइंग है वो हमें लग रहा है कि डिस्पाइट हाई प्राइसेस वो लोग बाय करेंगे। और ईटीएफ है वो भी आई थिंक एक अट्रैक्टिव ऑप्शन है, क्योंकि देख रहे हैं लोग देख रहे हैं कि सोना इतना चल रहा है, सोने में इतनी गिरावट नहीं है, तो उन्हें कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करना है, तो वो ईटीएफ से भी एक अच्छा माध्यम है। तो उसकी वजह से भी ईटीएफ में भी जो गोल्ड की डिमांड है वो फिजिकल गोल्ड की वो स्ट्रांग रहेगी। उसकी वजह से लॉन्ग टर्म में मुझे लग रहा है कि अभी भी पॉजिटिव ट्रेंड है। शायद ये हाई प्राइसेस की वजह से शॉर्ट टर्म में जो ज्वेलरी की डिमांड है, रिटेल डिमांड है, उस पर थोड़ा दबाव रहेगा, उसमें मुझे लग रहा है डिमांड थोड़ी कमी रहेगी। लॉन्ग टर्म में सोने में अभी भी निवेश का मौका है। सर कुछ सवाल ले लेते हैं जो दर्शक हमारे पूछ रहे हैं। प्रतीक का सवाल है, क्या गोल्ड दोबारा 1 लाख टच करेगा? मतलब उसके करीब पहुंच गया था, तो वही उनका सवाल है कि वापस से उसके करीब या उसके ऊपर या आसपास देखने को मिलेगा। यस डेफिनेटली, जैसे मैंने बताया कि अगर लॉन्ग टर्म अगर फंडामेंटल जगह काफी स्ट्रांग है, ये तो थोड़ा अभी जो जो रीजन थे गोल्ड को चलने के लिए वो अभी कम हो गए हैं। जैसे हमने देखा कि गोल्ड को रीजन एक था सबसे बड़ा टैरिफ।
जो ट्रम्प ने लगाया था, और अब हमने देखा कि पॉज हो चुका है, काफी सारे कंट्रीज वो बात कर रहे हैं, तो वो एक फैक्टर चला गया है। दूसरा हम देख रहे थे कि जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स था, इंडिया पाकिस्तान का था, रशिया यूक्रेन का था, इसराइल गाजा का था। अभी नया कोई जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स आ नहीं रहा, तो उसकी वजह से भी वापस जो पॉजिटिव सेंटिमेंट है वो थोड़े कम हो गए। तो ये शॉर्ट टर्म में नीचे है, बट मुझे लग रहा है गोल्ड आराम से 1 लाख के ऊपर ये साल के अंदर आ सकता है। ये साल के अंदर 1 लाख रुपए गोल्ड देखने को मिल सकता है। सर, एक चित्रेश का सवाल है कि अगर सोना गिरता है तो क्या लेवल देखने को मिल सकते हैं? देखिए नीचे एक एक सपोर्ट है, जैसे 92,000 के नीचे अगर देखें तो मुझे लग रहा है 90,000, और 90,000 के नीचे देखें तो 89 से 87, तो 87 मैक्सिमम मैं देख रहा हूँ। एक लाइन में मुझे नहीं लग रहा कि करेक्शन आएगा, कि जैसे 93,000 से सीधा 89,000 तक लेवल जैसे सपोर्ट होते हैं टेक्निकल चार्ट, ऐसे ही हम देख रहे हैं। तो अभी फिलहाल 92 का सबसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, अगर वो ब्रेक करता है तो सीधा मुझे लग रहा है 90, और उसके नीचे 89 से 87 के बीच में। सर, एक सवाल और है, हमारे व्यूवर का ही है, क्या अगले हफ्ते गोल्ड कम हो सकता है? जो गोल्ड रेट है, कोई संभावना? अभी तो लग रहा है यस, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि अभी जो गोल्ड के पॉजिटिव ट्रेंड के रीजंस है वो अभी फिलहाल है नहीं। जियो पॉलिटिकल कंसर्न्स भी कम है, ट्रेड टैरिफ की भी कोई बातें नहीं हो रही है, और मार्केट ने ऑलरेडी डिस्काउंट कर चुके हैं यूएस का जो इकोनॉमिक जो एक ये जो नोच वन डाउन किया है वो। तो आगे जाके आई थिंक पॉजिटिव तो कभी फिलहाल नहीं है, तो नेक्स्ट वीक एक्सपेक्टेड है कि थोड़ा और सोने में दबाव दिख सकते हैं। सर, जय कुमार का सवाल है गोल्ड को लेकर कि आप बिटकॉइन अगर ऊपर जाता है तो क्या गोल्ड गिरता है? ये सवाल पूछा है जय कुमार ने। देखिए ये वैसे तो ट्रेडिशनल एसेट ही देखते हैं कि यूजुअली आइदर लोग गोल्ड में भी इन्वेस्ट करेंगे या तो बिटकॉइन में, बट बिटकॉइन अगर देखें तो काफ़ी वॉलेटाइल है। हमने देखा है कि वो लाइफ टाइम लो भी गया था, लाइफ टाइम हाई भी गया था। बीच में जब ये टैरिफ की बात चल रही थी तो दोनों साथ साथ चल रहे थे, कि जहाँ पे सोने में भी हम तेज़ी देख रहे थे और बिटकॉइन में भी तेज़ी देख रहे थे, कि ट्रम्प जो था वो भी एक क्रिप्टो करेंसी एंडोर्स कर रहा था। अभी फिलहाल मुझे लग रहा है कि बिटकॉइन है वो काफ़ी वॉलेटाइल है, आई थिंक ज़्यादा बेटर गोल्ड ही रहेगा, क्योंकि वो एक सेफ इन्वेस्टमेंट है। बिटकॉइन बहुत वॉलेटाइल है, तो उसकी वजह से आई थिंक ऐसा नहीं लग रहा है कि दोनों अलग से रिलेशन है, कोवर्स रिलेशन है। आई थिंक जहाँ पे सोने में यूजुअली तेजी देखेंगे तो यस बिटकॉइन में थोड़ा नरमी देखेंगे, और बिटकॉइन में तेजी देखेंगे तो सोने में यस थोड़े नरमी देखेंगे। गोल्ड निवेश के लिहाज से सुरक्षित निवेश माना जाता है, सर का कहना है। बिटकॉइन में है थोड़ी सी वॉलेटिलिटी ज़्यादा होती है। सर, वैसे सोने और चांदी को लेकर आप कैसे देख रहे हैं कि ये साल और अगले साल के अंत तक, या अगले साल के मध्य तक और ये साल के अंत तक कहाँ जाते हुए देख रहे हैं सोने और चांदी दोनों को? और अगर निवेश के लिए देखें तो दोनों में से बेहतर क्या दिख रहा है आपके अकॉर्डिंग? देखिए निवेश में 3 महीने से नीचे का अगर किसी का टारगेट है 3 महीने के अंदर का, तो मुझे लग रहा है सिल्वर बेहतर रहेगी, क्योंकि सिल्वर गोल्ड के मुकाबले इतनी चली नहीं है, अंडर वैल्यूड है। बट अगर किसी को 1 साल से ज़्यादा का निवेश करना है तो डेफिनेटली गोल्ड ही रहेगा। और मुझे लग रहा है कि ये साल के एंड तक हम एटलीस्ट लाख रुपए सोने में देख सकते हैं, 1,08,000 तक सिल्वर में भी देख सकते हैं। अभी भी फंडामेंटल है वो पॉजिटिव है लॉन्ग टर्म के लिए, तो दोनों में बेहतर ही रहेगा कि अगर लॉन्ग टर्म देखना है तो सोना, शॉर्ट टर्म देखना है 3 महीने से ज्यादा तो चांदी रहेगी बेहतर। सर, कोई ट्रेडिंग कॉल बनता हुआ दिख रहा है इस वक्त सोने और चांदी में? यस, जैसे देखिए मैंने बताया था कि जब तक 92 के नीचे नहीं जाता आज के दिन सोना, तब तक एटलीस्ट 12 डिप्स रहनी चाहिए। तो सोने में 92,600 के करीब अगर डिप मिलता है तो 93,200 के टारगेट के लिए बाय कर सकते हैं। इंट्राडे स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा 92,300 का। बट चांदी की बात करें तो चांदी में आज थोड़ा दबाव लग रहा है, उसकी वजह से चांदी में 95,500 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं, 94,500 के टारगेट के लिए, और 96,000 का इंट्राडे का स्टिक स्टॉप लॉस रहेगा। चांदी में बिकवाली की सलाह दी गई है, सोने में खरीदारी की। सर, वैसे चांदी को लेकर क्या आउटलुक रहेगा? शॉर्ट टर्म में क्या फैक्टर्स हैं जो इम्पैक्ट डाल रहे हैं? देखिए शॉर्ट टर्म में तो अगर देखें तो ट्रेड टैरिफ इम्पैक्ट डाल रहे हैं। आज अगर देखें तो चाइना ने अपने जो रेशियो है 1 साल का वो 10 बेसिस पॉइंट कट किया है, 5 साल का जो है वो भी 10 बेसिस पॉइंट कट किया है।
तो 2025 में पहली बार उन्होंने रेट कट किया है, तो ये एटलीस्ट एक बूस्ट देने के लिए है टैरिफ की वजह से। तो आई थिंक ये थोड़ा सा चांदी के लिए पॉजिटिव रहेगा। बट ओवरऑल मुझे लग रहा है कि आगे जाके अगर ये ट्रेड टैरिफ जो 90 डेज का पॉज है और ये फिनिश हो जाता है 10 या 15% एक दोनों कंट्रीज को लगाते, तो मुझे लग रहा है कि आगे जाके चांदी में मैसिवली बूस्टअप कर सकते हैं। अभी थोड़ी अनसर्टेनिटी है क्योंकि पता नहीं है कि कितना ट्रेड टॉक्स है वो फ्रूटफुल होगा कि नहीं, तो उसकी वजह से थोड़ा ओवरहैंग है। बट शॉर्ट टर्म में यस मुझे लग रहा है कि चांदी में भी थोड़ा करेक्शन हो सकता है। और ओवरऑल आई थिंक जैसे मैंने बताया 1,05,000 से 1,08,000 का मुझे लग रहा है कि ये साल के अंत तक हम हाई चांदी में देखने को मिल सकते हैं। चांदी में थोड़ा सा करेक्शन देखने को मिल सकता है इस वक्त चांदी में। और घरेलू मार्केट की बात करें या विदेशी मार्केट की, वहाँ पर दोनों जगह गिरावट दिख रही, करीब करीब आधे फीसद की गिरावट है। इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो $32 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, और घरेलू बाजार की बात करें तो 95,000 के करीब इस वक्त ट्रेड कर रहा है। कुछ दर्शक सवाल पूछ रहे हैं आरवीएनएल को, तो हम बता दें इसके लिए हमारा इक्विटी शो होता है 10 बजे और 1 बजे, आप उस दौरान पूछ सकते हैं। उस दौरान आपके सवाल लिए जाएंगे, उस पर एक्सपर्ट्स से राय ली जाएगी। ये कमोडिटी शो है, अगर आप गोल्ड, सिल्वर या एनर्जी से जुड़े कोई भी सवाल हो या बेस मेटल्स को लेकर कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उस पर हम सर से राय लेंगे। सर, ये हो गई बुलियन की बात, अब एनर्जी मार्केट की भी बात कर लेते हैं। आज कच्चे तेल की कीमतों में दबाव दिख रहा है, सुस्ती है थोड़ी सी, कैसे देख रहे हैं सर? $65 ब्रेंट क्रूड चल रहा है आसपास। देखिए 5-6 दिन से हम देख रहे हैं कि 5400 के ऊपर जा नहीं रहा, और नीचे अगर देखें तो 5200 के नीचे नहीं जा रहा है। तो 200 पॉइंट की एक रेंज हो चुकी है। तो आई थिंक यहाँ पे मुझे लग रहा है इधर ब्रेकआउट है या ब्रेक डाउन है, या जहाँ पे 5400 के ऊपर हमें और तेजी देखने को मिल सकती है, या 5200 के नीचे जो है वहाँ पे थोड़ी करेक्शन देखने को मिल सकती है। अभी अगर देखें तो एक रेंज में ही है। न्यूज़ भी अगर देखें फंडामेंटल्स तो साइडवेज ही है, क्योंकि एक तरफ अगर देखें तो ओपेक प्लस से प्रोडक्शन बढ़ने वाली है, पर दूसरी तरफ देखें तो ये जो ट्रेड पॉज हुआ है तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ सकती है, वो पॉजिटिव न्यूज़ है। अगर यूएस के शील प्रोडक्शन का भी देखें तो एक्सपेक्टेड है कि वहाँ पे अभी जो टॉप प्रोड्यूसिंग है वो फिनिश हो चुका है, मतलब यहाँ पीक हो गए। अभी यहाँ से यूएस की प्रोडक्शन है वो बढ़ने वाली नहीं है, टॉप हो चुकी है। तो काफी सारे पॉजिटिव और नेगेटिव इम्पैक्ट है, तो उसकी वजह से जो सोना सॉरी कच्चा तेल है वो भी एक रेंज में ही है। तो मुझे लग रहा है अभी भी एक रेंज में ही रहेगा। फिलहाल कोई पॉजिटिव या नेगेटिव बड़े कोई ट्रिगर्स है वो दिख नहीं रहा है। आज सर 2-3 फैक्टर्स हैं, जैसे ट्रंप ने फ़ोन पर बातचीत की, बताया कि रूस और यूक्रेन सीज फायर पर बातचीत करने के लिए बातचीत शुरू करेंगे। इसके अलावा अमेरिका और ईरान के बीच जो न्यूक्लियर डील थी उस पर भी दुनिया भर की नज़र है। अभी डील को लेकर अनिश्चितता बनी हुई है। ईरान का कहना है कि अगर अमेरिका यूरेनियम एनरिचमेंट एक्टिविटी को शून्य करने पर जोर देगा तो परमाणु वार्ता विफल हो जाएगी। अगर डील नहीं हो पाती है तो सर क्या देख रहे हैं कि कितना इम्पैक्ट पड़ने वाला है तेल की कीमतों पर? देखिए अगर डील नहीं होगी तो यस यूएस जो है वो एडिशनल सैंक्शंस लगाएंगे। बट एक तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान से अभी जो तेल ले रहे हैं वो आई थिंक चाइना ही है, हमने भी बहुत कम कर दिया है। तो अगर सैंक्शंस भी लगाएंगे एडिशनल सैंक्शंस तो भी कुछ फर्क नहीं होने वाला, क्योंकि चाइना जो है वो थोड़ा लेने वाला है। तो थोड़ी एक पॉजिटिव मूवमेंट जरूर से देखेगी। और हम काफी टाइम से देख रहे हैं यूएस और ईरान के बीच में बात हो रही है, बट कोई फ्रूटफुल टॉक नहीं रही है। इसलिए मार्केट ने भी अभी ज्यादा इंटरेस्ट लेना नहीं किया है। अगर देखते हैं तो एक दिन उस न्यूज़ पे थोड़ा मार्केट रिएक्ट करते हैं, बट उसके बाद फॉलोअप बाइंग या सेलिंग नहीं होती। और जैसे रशिया और यूक्रेन की भी देखे तो कब से जब से ट्रम्प आया तब से वो पीस टॉक की बात कर रहा है। अल्टीमेटली अभी तो यूएस ने बोल दिया है कि यूएस मीडिएट नहीं करेगा, जो भी ट्रेड पीस टॉक्स जो होगी वो रशिया और यूक्रेन के बीच में होगी, यूएस नहीं आ रहा है। तो ये भी एक नेगेटिव है कि जहाँ पे जो मेजर पार्टनर है वो निकल रहा है पीस टॉक के बीच में। यूरोप जो है वो भी थोड़े सरप्राइज है कि यूएस अभी भी निकल रहा है। आगे जाके भी मुझे नहीं लग रहा है कि ये पीस टॉक फ्रूटफुल होगा, कि लग रहा है क्योंकि पुतिन को अभी पीस नहीं चाहिए, बस वो आई थिंक थोड़ा डिले ही कर रहा है ये टॉक। तो वहां से भी नजदीक में कोई एक्सपेक्टेड नहीं है कि ये पीसफुल टॉक जो है वो कुछ फ्रूटफुल हो सकता है। इसलिए मैंने बताया कि शॉर्ट टर्म में ये जो न्यूज़ है उस पर थोड़ा रिएक्ट कर सकता है, बट अभी भी मेजर मुझे नहीं लग रहा है कि वहां से कोई भी आउटकम आ सकता है।
सर शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से कच्चे तेल में क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए? देखिए इंट्राडे ही मुझे लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि एक रेंज में ही चल रहा है 54 से 52 के बीच में। तो अगर आज थोड़े डिप मिल गए 5300 के करीब, तो छोटे टारगेट 5360 के टारगेट से बाय कर सकते हैं। नीचे का स्टॉप लॉस रख सकते हैं 5270 का। और जैसे मैंने बताया कि 5200 के नीचे जाता है तो ही मुझे लग रहा है ज़्यादा ब्रेकडाउन हो सकता है। और ऊपर अगर देखें तो 5400 का स्ट्रॉन्ग हर्डल है, कोई भी लॉन्ग पोजीशन है तो वहां पे एक बार प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, क्योंकि उसके ऊपर अभी सस्टेन नहीं कर पा रहा है। क्रूड में इंट्राडे में बाय की सलाह दी जा रही है सर की ओर से। सर जो हम लोग ब्रेंट क्रूड जो अभी $65 के ऊपर चलता हुआ नज़र आ रहा है, सुस्ती है सर, क्या अपर साइड 70-80 के आसपास कभी देखने मिलेगा लॉन्ग रन में, या फिर उसके नीचे ही रहने की उम्मीद है? आई थिंक मैक्सिमम मुझे 72-74 से ऊपर नहीं लग रहा है, क्योंकि ये साल ओपेक ने भी सप्लाई काफ़ी की है और डिमांड जो है वो थोड़ी सुस्ती रहने वाली है। तो उसकी वजह से अपसाइड जो है मुझे लिमिटेड ही लग रही है, ज़्यादा मुझे लग रहा है डाउन साइड रहेगा। बट हमने देखा है कि कितने भी नेगेटिव फैक्टर्स है 60 के नीचे सस्टेन नहीं कर पा रहा है क्रूड। तो ओवरऑल ये साल मुझे लग रहा है 62 से 74 जो है वही रेंज रहेगी पूरे साल क्रूड के लिए। ये हो गई कच्चे तेल की बात। अब नेचुरल गैस की भी बात कर लेते हैं। आज नेचुरल गैस में हल्की सी रिकवरी आई है, मामूली सी रिकवरी है। 268 के करीब ट्रेड कर रहा है इस वक्त। बहुत मामूली सी रिकवरी। एमसीएक्स पर देखें तो क्रूड में रिकवरी आई है, लेकिन जो नेचुरल गैस में उसमें काफ़ी मामूली सी रिकवरी है। सर नेचुरल गैस को लेकर एक सवाल है जो व्यूवर पूछ रहे हैं, सदानंद जी पूछ रहे हैं कि आज नेचुरल गैस में क्या करें? देखिए नेचुरल गैस में हम लगातार 5-6 दिन से देख रहे हैं कि करेक्शन आ रहा है 326 से 266 तक। तो अगर किसी को बाइंग करनी है तो मैं बोलूँगा थोड़ा वेट कीजिए, 265 के करीब मुझे लग रहा है बाय कर सकते हैं। बट वाह, अभी भी मेरा तो व्यू सेल ऑन राइज की है, क्योंकि जो फंडामेंटल्स है वो काफ़ी वीक है। जो डिमांड है नेचुरल गैस की वो एक्सपेक्टेड है कि एटलीस्ट ये भी कम ही रहेगी। दूसरा अगर देखें तो जो यूएस से एलएनजी एक्सपोर्ट कर रहे थे उसमें अभी थोड़ी हॉल्ट हो गई है, तो वहाँ पे इन्वेंट्री थोड़ी ज़्यादा बढ़ने वाली है। तो ये सारे फैक्टर्स को देखते ही हम देख रहे हैं कि लगातार नेचुरल गैस जो है वो दबाव में है। अगर ऊपर भी आता है तो वो टिक नहीं पाता। तो 265-264 के वेट कीजिए, मुझे लग रहा है वहां पे अगर वो आता है तो ही बाय कीजिए, वरना मेरी अगर कॉल रहेगी तो वो मैं सेल ऑन राइज की रणनीति रखनी चाहिए, जहाँ पे 271 के करीब शॉर्ट कर सकते हैं। 266 के टारगेट के लिए 274 का स्टॉप लॉस रहेगा। और जिसमें मुझे लगता है 265-264 लेवल जो है वो बेहतर रहेगा नीचे पे बाय करने के लिए। नेचुरल गैस में इस वक्त जो इंट्राडे में सर की सलाह है वो सेल करने की सलाह दी जा रही। ये हो गई बुलियन मार्केट की बात, हो गई एनर्जी मार्केट की बात, हो गई नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल की बात हो गई। अब सर बेस मेटल्स पर बात कर लेते हैं। सर बेस मेटल्स को लेकर क्या राय है इस वक्त? देखिए बेस मेटल्स में प्राइसेस जो है वो थोड़े दबाव में हैं, बट आज ये चाइना की तरफ से जहाँ पे रेट कट हुई है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बेस मेटल्स के लिए पॉजिटिव है। हम देख रहे हैं कि एल्यूमिनियम में कल इन्वेंट्री जो आई थी वो बहुत आई थी, जिसकी वजह से एक्सपेक्टेड है कि शायद आज थोड़ा दबाव में रहेगा। बट जिंक है वो मुझे लग रहा है कि थोड़ा पॉजिटिव है, टेक्निकली भी जो 250 के ऊपर जब तक सस्टेन कर रहा है तब तक पॉजिटिव है। तो जिंक में आज मेरी टॉप पिक रहेगी बाय की 256 के करीब। 259 के टारगेट के लिए 254 का स्टॉप लॉस रहेगा। कॉपर में इस वक्त 853 के करीब ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। लाल निशान पर देख सकते हैं हल्की सी गिरावट है। जिंक में सर ने बाय करने की सलाह दी है और कहा है कि अगर 250 के ऊपर सस्टेन करता है तो पॉजिटिव साइन जिंक में देखने को मिल सकता है। इसके अलावा अगर एल्युमिनियम की बात करें और अलग अलग कमोडिटीज बेस मेटल्स की बात करें तो उस पर भी सर ने राय दी है। एल्युमिनियम 236 के करीब ट्रेड करता हुआ नज़र आ रहा है, हल्की सी गिरावट है। लेड में 178 पर है, हरे निशान में नज़र आ रहा है। सर कॉपर को लेकर क्या लग रहा है सर, आने वाले समय पर क्या फैक्टर्स जो हैं कॉपर पे इम्पैक्ट डाल रहे हैं? अरे कॉपर में थोड़े मुझे लग रहा है 865 का एक हर्डल है, क्योंकि फरवरी मार्च में हमने देखा था कि साउथ अमेरिका से जो कॉपर के प्रोडक्शन नंबर आए थे वो थोड़े ज़्यादा थे। तो सप्लाई जो है वो थोड़ा स्ट्रांग है, डिमांड है अभी भी इतनी है नहीं, क्योंकि ये ट्रेड जी पॉज आई है, ये ही मंथ में आई है। तो इसकी वजह से भी आगे जाके जो डिमांड है वो 1 या 2 महीने के बाद आएगी, तुरंत नहीं आती है।
तो अभी डिमांड है वो आई थिंक स्टेबल हो गई है, सप्लाई है वो थोड़ा बढ़ रहा है, उसकी वजह से 865 हर्डल जो है वो ब्रेक नहीं कर पा रहा है। नीचे भी देखें तो 845 840 का एक सपोर्ट है, तो 840 से 865 के बीच में ही मुझे लग रहा है आगे जाके ट्रेड करेगा, और नई तेजी हम देख सकते हैं 865 के ऊपर। तो अभी भी बायस मेरा थोड़ा बुलिश है, बट शॉर्ट टर्म में मुझे लग रहा है कि एक सीमित दायरे में ही ट्रेड करेगा जब तक टेक्निकली 865 के ऊपर नहीं जाता है। 865 के ऊपर ही हमें मेजर ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। ये हो गई बेस मेटल्स की बात। इस शो के दौरान हमने बुलियन मार्केट की बात की, गोल्ड सिल्वर की बात की, एनर्जी मार्केट में देखें तो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस की बात की, अलग अलग उस पर राय भी लिए। जो व्यूवर्स थे हमारे जो सवाल पूछे उस पर भी एक्सपर्ट से सलाह ली गई। सर, इस चर्चा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आखिरी है, क्या कोई डिस्क्लोजर है तो बता दीजिए सर। जी, मैंने जो भी एडवाइस की दी है कमोडिटी में, वो मेरे क्लाइंट के साथ ज़रूर शेयर किए। मेरे पर्सनल पोर्टफोलियो में कोई भी कमोडिटी की पोजीशन नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद सर चर्चा में जुड़ने के लिए। आप आगे भी हमारे साथ ऐसे ही शो में जुड़ते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया सर। थैंक यू। यह हमारा मंडी मास्टर शो है, 9:30 को आता है सोमवार से शुक्रवार। आप द बोनस पर देख सकते हैं। इसमें अलग अलग कमोडिटीज़ पर बात होती है, और अगर आपके कोई भी सवाल होते इससे जुड़े तो आप लाइव में जुड़कर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उस पर भी एक्सपर्ट से राय ली जा सकती है। आप लोग लगातार द बोनस के साथ जुड़े रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।